Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to describe you chapter 1 class 9th हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया था कि किस तरीके से मोनार्क लुई 16 मीटिंग बुलाता है टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए, और जो मीटिंग बुलाता है 3 स्टेट की, उसका नाम क्या होता है पॉलिटिकल बॉडी का? स्टेट जनरल के नाम से वो जानी जाती है, क्योंकि वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता टैक्सेस इंक्रीज करने के। तो उसके अंदर तीनों स्टेट ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट करते हैं और 300 फर्स्ट स्टेट से एंड 300 सेकंड स्टेट से और 600 खाली थर्ड स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं, और वो 40,000 वर्ड्स का एक स्पीच लेकर आते हैं जिसके अंदर थर्ड स्टेट की पुअर स्टेटा की क्या होती है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और वो लास्ट में जब वोटिंग के क्राइटेरिया के ऊपर इशू क्रिएट होता है तो वो क्या कहते हैं थर्ड स्टेट वाले, वो बायकॉट कर देते हैं जनरल स्टेट जनरल का और असेंबली से बाहर वो कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद क्या सिचुएशन होती है कि बायकॉट करने के बाद वो वर्सेल्स के अंदर ये सारा सीन हो रहा होता है जहां मीटिंग होती है स्टेट जनरल की। हमने पढ़ा था कि इमेंस कोर्ट था उनका, जिसकी मेंटेनेंस के लिए उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता था। तो ये वहां का सीन है, कोर्ट को वो बायकॉट करके और निकल जाती है थर्ड स्टेट, और वर्सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट होता है, वहां जाकर असेंबल हो जाते हैं और तब तक वहां इकट्ठा होने की वो ठान लेते हैं, मीन्स टू से एक स्ट्राइक के ऊपर वो बैठ जाते हैं जब तक राजा नेशनल असेंबली को अपनी अप्रूवल नहीं देगा। तो ये सीन तो कहाँ क्रिएट हो रहा था? वर्सेल्स के अंदर। अभी हम यहाँ देखते हैं पेरिस के अंदर फर्स्ट इंसिडेंट जो 14 जुलाई 1789 वाला था। 1789 स्टार्टिंग हम जहां से चैप्टर की करते हैं वहां पर पेरिस के अंदर हम चलते हैं। पेरिस सिटी के अंदर हमने देखा था कि बेस्टिल का जो किला था उसको जो मोब है वो क्या कर देती है, डिमोलिश कर देती है। अब क्या कहता है ये कि सबसिस्टेंस क्राइसिस चली हुई थी। क्यों चली हुई थी? जब उस टाइम पे वर्सेल के अंदर नेशनल असेंबली मेकिंग की जो आवाज उठाई गई थी थर्ड स्टेट के थ्रू, उसी टाइम पर वहां पर पूरे फ्रांस के अंदर, हम जानते हैं कि फ्रांस कहाँ है, यूरोप के अंदर है। कौन से यूरोप के पार्ट में आता है? नॉर्दर्न पार्ट में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर भी विंटर्स में कितनी कोल्ड वेदर होता है, तो वहां पे हमसे भी जो है हार्श सिचुएशन होती है क्लाइमेटिक, वहां पर स्नोफॉल वगैरह होता है। तो वहां पर क्या थी, विंटर चला हुआ था और बड़ा ही हार्श वेदर सिचुएशन होती है उस टाइम पे। उस हार्श विंटर्स की तरफ वजह से, स्नोफॉल वगैरह की वजह से पुअर हार्वेस्ट होता है, मीन्स टू स्पॉइल हो जाती है, र्यून हो जाती हैं क्रॉप्स, तो अच्छी पैदावार नहीं होती। हमने देखा था कि पहले ही ब्रेड के क्या हो रहे थे, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, डिमांड इंक्रीज हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन उसके साथ कोप नहीं कर पा रहा था। ऊपर से हार्श कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से पुअर हार्वेस्टिंग होती है। तो क्राइसिस इन कंट्री, सबसिस्टेंस क्राइसिस ऑकर हो जाती हैं, हम ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पेरिस सिटी के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेड शॉप्स होती हैं उनके ऊपर रियोर्स होने लग जाते हैं, दंगे फसाद होने लग जाते हैं। भीड़ को जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो लोग माल प्रैक्टिसेस भी करना शुरू कर देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, ऊंचे तबके के, जैसे नोबल और क्लर्की थे, वो अपने लिए पहले स्टोर करके रख लेते हैं चीजों को। तो इससे जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उसकी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, ऊपर से चीजें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो क्राइसिस कंट्री के अंदर डेवलप हो रही थी, सिर्फ पेरिस के अंदर नहीं, ये सीन हर जगह चला हुआ था। लेकिन वर्सेल्स में क्या हो रहा था, माइंड कहाँ पर डाइवर्ट हुआ था, नेशनल असेंबली की एक्टिविटीज की तरफ, थर्ड स्टेट की एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा था। पेरिस में क्या होता है कि औरतों की एक भीड़ दुकान के ऊपर, एक शॉप के ऊपर, ब्रेड शॉप के ऊपर क्या कर देती है, हमला कर देती है। ऐसे दंगे फसाद भड़कने की जब इंफॉर्मेशन मोनार्क तक, लुई 16 तक पहुंचती है, तो वो ऑर्डर दे देता है अपनी आर्मी को और कमांडर्स को कि पेरिस की क्या कर लो, घेराबंदी कर लो। तो घेराबंदी करते हैं, हमने पढ़ा था कि 7,000 समथिंग पीपल पेरिस के अंदर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन्हें क्या रिमोर वो फैलाई जाती है कि राजा क्या करने वाला है, हमें दबाने वाला है, कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, ऑर्डर द ट्रूप्स दे देता है। बेस्टिल किले को क्या करते हैं, फिर वो एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बेस्टाइल। बेस्टाइल को क्यों
डिस्ट्रॉयड किया गया था भीड़ के द्वारा, बिकॉज इट वॉज हेटेड, इट वॉज द सिंबल ऑफ द पावर ऑफ द मोनार्क दैट टाइम। तो ये सिचुएशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। यहाँ की खबर फिर कहाँ पहुंचती है कि भीड़ क्या कर देती है, कमांडर को मार देती है, और जो प्रिजनर थे, कितने प्रिजनर थे, ओनली 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज कर देती है। तो कुल मिला के क्या कहा गया, जब किला भी डिमोलिश कर दिया गया तो वहां से राजा की पावर क्या हो गई, खत्म हो गई, वैसे एक तरह से वीक हो गई वो पावर। तो यहाँ जब राजा के पास वर्सेल्स में ये सूचना पहुंचती है तो क्या होता है कि अटैक्स ऑन चैट्यू, चैट्यू मीन्स होते हैं महल, महलों के ऊपर पब्लिक यहाँ भी अटैक करना शुरू कर देती है। पीजेंट्स feared about the action of manor, manor होते हैं जमींदार लोग, जागीरदारी जो प्रथा होती है, ठीक है। उन छोटे जो पीजेंट्स थे, छोटे छोटे और लैंडलेस लेबरर थे, उन्हें क्या डर बना हुआ था कि जो जागीरदार हैं उन्हें क्या करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है कि जिस टाइम पर नेशनल असेंबली वर्सेल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के अंदर बिजी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो बिजी थी, पूरी फ्रांस के अंदर सोसाइटी में क्या था, टर्मोइल आया हुआ था। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल मची हुई थी पूरी सोसाइटी के अंदर, दंगे फसाद हो रहे थे, कहीं ब्रेड के लिए, कहीं डिमांड्स के लिए। तो क्या होता है, होल कंट्री वाज इन मूड ऑफ रिवोल्ट। उस टाइम पूरी कंट्री के लोग, स्पेशली द थर्ड स्टेट, वो क्या थे, मूड में थे कि क्रांति अब तो हो जाए, इक्वल राइट्स की डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली। जब यहाँ की सिचुएशन का पता लगता है कि भीड़ उसके जो सिंबल ऑफ पावर है उसको डिमोलिश भी कर देती है और उग्र दंगे फसाद होते हैं और पूरी कंट्री की उसे सिचुएशन को भागते हुए वो नेशनल असेंबली को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। नेशनल असेंबली ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसका बनाया, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इस सीन में क्या होता है, जो नेशनल असेंबली उस कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करती है तो एक्सेप्ट कर लेता है उसे मोनार्क, कौन, लुई 16 उसे मान्य कर लेता है। अब क्या होता है, पावर्स वर टेकन फ्रॉम कैलेर्गी। ये नेशनल असेंबली फॉर्म होने के बाद मोनार्क को, लुई 16 को मजबूर किया जाता है डिसीजन लेने के लिए बाय द थर्ड स्टेट कि कैलेर्गी प्रिस्ट वगैरह को जो पावर दी गई है, जो प्रिविलेजेस उन्हें बाय बर्थ दिए गए हैं, जो एक्सेप्शन उन्हें टैक्सेस से दी गई है, वो क्या हो जानी चाहिए, उनसे ले लेनी चाहिए। और जो टाइल्स था, जो टैक्स था, टाइल्स जो 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन चर्च को पे करना पड़ता था, वो एबोलिस्ड हो जाता है। अब वो थर्ड स्टेट को नहीं देना पड़ेगा चर्च को, ओके। तो इस सारी सिचुएशन में जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है मोनार्क के थ्रू, राजा के थ्रू, तो क्या होता है, मोनार्क के ऊपर क्या लग जाता है, पाबंदी लग जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है, ओवरऑल वो कहते हैं चेकिंग वाला सिस्टम उसके ऊपर आ जाता है। तो ये रिवोल्यूशन का क्या आउटकम निकल के आता है, फ्रांस रेवोल्यूशन का, दैट मोनार्की चेंज्ड इनटू democracy. What was the result of French Revolution, या what was the outcome of French Revolution? That is monarchy और democracy, monarchy into democracy. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच